what is political ideology, how they are international, what are the contours of international relation. इंटरनेशनल रिलेशन में ये सब सर टेररिज्म का काउंटर आइडियोलॉजी क्या है? टेररिज्म का काउंटर आइडियोलॉजी सिविल सोसाइटी को प्रमोट करना है, फिक्स आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं कर पाए पूरे वर्ल्ड में। एवरी वायलेंस कैन नॉट बी टेररिस्ट एक्टिविटी, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। या कई बार स्टेट खुद भी हिंसा करती है तो टेररिज्म नहीं। कई बार तो उसकी किसी के लिए वो टेररिस्ट और किसी के लिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। भगत सिंह हमारे लिए रिवोल्यूशनरी थे और ब्रिटिश के लिए क्या थे? टेररिस्ट। इसी तरह अरब देश में कई लोगों के लिए ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन क्या थे? हीरो। और टेररिस्ट कौन है उनके नजर में? असली टेररिस्ट कौन है उनके नजर में? असली टेररिस्ट अमेरिका। बच्चों के स्कूल पे बम बरसा रहे हैं और दूसरे को टेररिस्ट कह रहे हैं। तेल के कारण सारा राजनीतिक खेल कह रहे हैं, दूसरे को टेररिस्ट कह रहे हैं। यूएन को डिफाई करके देशों पे हमला कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पे दूसरे देशों के अंदर में दखल डाल रहे हैं, वहां पे सत्ता परिवर्तन करा रहे हैं, वहां कठपुतली सरकार बना रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं टेररिज्म का। यही टेररिस्ट कह रहे हैं ना उनको। तो इसीलिए यही तो लड़ाई है कि अफगानिस्तान में क्या किया उन्होंने? पूरा बम बरसाया, पूरे सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा कि नहीं यहाँ मिलिट्री हाइडआउट्स है, यहाँ मिलिट्री मैन छुपे होंगे, तालिबान छुपे होंगे, उनको मारने के लिए हमने सिविलियन पे भी बम बरसा दिए। तो ये जो है इसके खिलाफ जो आइडियोलॉजी है वो सिविल सोसाइटी को मजबूत करने वाली है। ठीक है, तो टेररिज्म तो सबके विरुद्ध हो गया ना। इसके इसको कई फ्रंट पे लड़ते हैं। टेररिज्म को के साथ कई कलर है ना, अलग अलग की फॉर्म है। कई रिलीजियस टेररिज्म है तो उसके लिए रिलीजियस टेररिज्म ना बढ़े तो उसका दुश्मनी सेकुलरिज्म से भी हो जाएगा, उसका दुश्मनी स्टेट से भी हो जाएगा, उसका दुश्मनी नेशनलिज्म से भी हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे नेशनलिज्म के लिए खतरा है या नहीं टेररिज्म? हमारे इंटरनेशनलिज्म के लिए खतरा है कि नहीं टेररिज्म? हमारे ह्यूमनिज्म के लिए खतरा है कि नहीं टेररिज्म? तो टेररिज्म तो कई दुश्मन है और वो अधिकतर लोगों का दुश्मन है। ठीक है, तो नेशनलिज्म के खिलाफ भी है टेररिज्म, ह्यूमनिज्म के खिलाफ भी है टेररिज्म, इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ भी है टेररिज्म, और कम्युनलिज्म के खिलाफ भी, सेकुलरिज्म के खिलाफ भी है टेररिज्म। अगर कम्युनलिज्म बढ़ेगा तो पाकिस्तान बोलेगा हिंदू मुस्लिम करेगा हर समय, और फिर कम्युनिज्म अगर बढ़ेगा तो हिंदू मुस्लिम ज्यादा होगा तो वो हमेशा भड़काएगा या समर्थन देगा। एक्सटर्नल आइडेंटिटी सिक्योरिटी थ्रेट होगा, ऐसा करता भी। पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री यूएन में जाके कहते हैं कि 60 साल 70 साल पुराना वायदा प्लेबिसाइड का आपने निभाया नहीं, और निर्दोष कश्मीरी लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाह का दुरुपयोग कर रहे हैं, सर्च वारंट के नाम पे वहां के घरों को लूट रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं। ये उनका कहना है, ऐसा नहीं कि वो सही मान लेंगे, नेशनलिज्म कहेगा नहीं। तो एवरी आइडियोलॉजी वुड ट्राई टू जस्टिफाई। आइडियोलॉजी का इस्तेमाल क्या हो गया? पहला जन समर्थन जुटाना, दूसरा लेजिटिमाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन, दूसरा लेजिटिमाइजेशन, तीसरा ग्रुप कोहेजन। आइडियोलॉजी की गोंद एक ग्रुप को, पॉलिटिकल ग्रुप को ज्यादा सहेज के रखेगी या बिना आइडियोलॉजी सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड? कौन सा ग्रुप ज्यादा स्थायी होगा? आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल ग्रुप और सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप? इंटरेस्ट तो डायनेमिक है, आज यहाँ कल वहां। लोकसभा हार गए तो राज्यसभा से पहुंच जाए एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां, क्या अंतर है? कांग्रेस बीजेपी एक ही जैसे, कभी ये कभी वो नहीं। लेकिन ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी में देखेंगे नहीं। किसी तरह येचुरी वहां चले गए तो वहां से कांग्रेस बीजेपी से इधर आ गए, तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज है, ये तो ओपन आइडियोलॉजी है नहीं। तो ये जो है आइडियोलॉजी, मास मोबिलाइजेशन, लेजिटिमाइजेशन, ग्रुप कोहेजन, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। दिस इज व्हाट आइडियोलॉजी बेस्ड। आइडियोलॉजी समझ में आ गया? Yes, sir.
चाहे नेशनलिज्म हो चाहे इंटरनेशनलिज्म। तो गांधी कहेंगे नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एम.एन. रॉय कहेंगे नहीं, नेशनलिज्म खतरनाक है इंटरनेशनलिज्म के लिए। और वो एग्जांपल देंगे नेशनलिज्म एग्रेसिव नेशनलिज्म हो जाता है। तो आप क्या मानते हैं, नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ है या नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म में पूरकता का संबंध है? दोनों बातें आंशिक रूप से सही है। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रूथ। हिटलर का नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म के लिए खराब है, लेकिन भारत का नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म के पक्ष में है। क्यों? साबित कीजिए। तो कहने से हो जाएगा? फिर कह दें रेटोरिक से कि हाँ हम भारतीय लोग अच्छे अच्छे शब्द बोल दें, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साबित करना पड़ेगा ना। साबित कीजिए कि हमारा भारतीय नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म का पूरक है, एंटागोनिस्टिक नहीं, विरोधी नहीं। साबित कीजिए। तो सबसे पहले साबित करने के लिए सुप्रीम लॉ को उठाना पड़ेगा। सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 को ही देख लीजिए पहले। जी सर। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि इंडिया विल स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारा सर्वोच्च कानून कहता है कि राज्य हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करे। पहला प्रूफ नंबर 2, लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर इन इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स इज ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में योगदान किसका है? इंडिया। पता है आपको? कॉन्गो में, जायरे में, इरिट्रिया में, सोमालिया में, युगोस्लाविया में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। हमने सिर्फ इंटरनेशनल पीस के लिए कंट्रीब्यूट किया और 100 से भी ज्यादा पर्सनल्स को है जिसमें ऑफिसर्स भी थे। तीसरा प्रूफ और प्रूफ की We are exporting many resources. नहीं, तो वो तो बाकी भी करते हैं। एक्सपोर्ट तो वो बाकी देश भी करते हैं, जो जिसके पास वो एक्सपोर्ट करेगा। सर हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। हम यूएन चार्टर को अक्षरशः पालन करते हैं। हम यूएन को मजबूत करते हैं। हम यूएन के रिफॉर्म की बात करते हैं। हम यूएन को सदस्यता को बढ़ाने की बात करते हैं। हम यूएन को इफेक्टिव बनाने की बात करते हैं। हम मल्टीलैटरलिज्म को कहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक हमने किसी पे कंट्री पर अटैक नहीं किया। नॉर्मली मजबूत कंट्री कमजोर कंट्री पर अटैक करता है, लेकिन हमारे से कमजोर कंट्री पाकिस्तान ने पहले अटैक किया, हमने जवाबी कार्रवाई की। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, हाँ, नो फर्स्ट यूज किए। हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको प्रतिकार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आत्मरक्षा के लिए करेंगे। इट विल बी अ वेपन ऑफ डिफेंस, नॉट वेपन ऑफ एग्रेशन। चाहे 1962 हो, 65 हो, 71 हो या 1999 हो, पहले अटैक हमने किया या उन्होंने? उन्होंने किया। हमने सिर्फ प्रतिकार किया मजबूत होने के बावजूद। तो ये सब दिखाता है हमारे कमिटमेंट। आज तक हमने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके, यूएन को वायलेट करके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को वायलेट करके कोई एक्शन नहीं किया। ये सब सारे सबूत हैं इस बात के कि आवर नेशनलिज्म इज फेवरिंग इंटरनेशनलिज्म। और गांधी का कहना था कि स्ट्रॉन्ग नेशन, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंडिया विल बी रेडी टू सैक्रिफाइस इटसेल्फ फॉर इंटरनेशनल कॉज। एक व्यक्ति के मरने से पूरा गांव बच जाता है, तो पूरे गांव के लिए व्यक्ति अपने आप को न्यौछावर कर देगा। एक विलेज के खत्म होने से पूरा ब्लॉक बचता है, तो वो ब्लॉक अपने आप को न्यौछावर कर देगा। एक डिस्ट्रिक्ट, एक राज्य पूरे देश को बचाने के लिए न्यौछावर कर सकता है। एक राष्ट्र राज्य पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बचाने के लिए, पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय बचता है और भारत खत्म होता है तो हम रेडी हैं। तो इंटरनेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म आर कॉम्प्लीमेंट्री इन आवर केस। समझ में आया? तो इसके दोनों पक्ष लिखने पड़ेंगे कि राष्ट्रवाद कोई एक मोनोलिथिक अवधारणा नहीं है कि हिटलर का राष्ट्रवाद और गांधी का राष्ट्रवाद एक ही हो गया, और वहां राष्ट्र का आधार इंग्लैंड का और हमारा एक ही हो गया, और पाकिस्तान के राष्ट्र का आधार और ब्राजील के राष्ट्र का आधार एक ही हो गया, और 15वीं सेंचुरी का राष्ट्र राज्य और आज का राष्ट्र राज्य एक ही हो गया। ऐसा नहीं। इसमें एक और अवधारणा आएगी जिसको कहते हैं मल्टी नेशनल स्टेट। कुछ स्टेट मल्टी नेशनल स्टेट है, जहां अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग इकट्ठा होकर एक स्टेट बनाए। जैसे सोवियत यूनियन, रशियन, उज्बेक, कजाक, किर्गिज, बेलारूसियन, जॉर्जियन,
ये अलग अलग नेशनलिटी के लोग मल्टीनेशनल स्टेट बनाए 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, लेकिन 1991 में बिखर गए। जी। सिमिलरली यूगोस्लाविया मल्टीनेशनल स्टेट, चेकोस्लोवाकिया मल्टीनेशनल स्टेट, दे गॉट डिसइंटीग्रेटेड। ये कहते हैं मल्टीनेशनल स्टेट। नॉर्मली वन नेशन वन स्टेट होता है जी। लेकिन कभी मल्टीनेशनल स्टेट भी देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट क्या है सर? मल्टीनेशनल? यूनाइटेड स्टेट मल्टीनेशनल स्टेट नहीं है, यूनाइटेड सोवियत यूनियन था। ओके। यूनाइटेड नेशन स्टेट्स मल्टीकल्चरल नेशन, सेक्युलर नेशन, ठीक है। सर तो उनका वहां भी अलग अलग रेस, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहे और लंबे समय तक रहे। तो व्हाइट स्किन डज नॉट मीन्स व्हाइट ब्रेन। अमेरिकन आगे हैं क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है, इतना टॉलरेंट है कि वो बेस्ट टैलेंट्स को अपने आप एकोमोडेट कर लेता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो दुनिया भर के मोस्ट टैलेंटेड लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो देश कैसे पीछे रहे? बिल्कुल सर। अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज सिर्फ ज्यादा है, लैंड एरिया ज्यादा है, उससे ज्यादा तो रसिया का है, उससे ज्यादा तो चाइना का है। अमेरिका के आगे होने का कारण है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 25% ऑफ द जीडीपी दे स्पेंड ऑन इनोवेशन। अभी हम लोग 4G कर रहे हैं, उनके लिए 4G कूड़ा हो गया। 6G में तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको कहते हैं, अर्ली बर्ड एडवांटेज, वो जो टेक्नोलॉजी का पहले प्रयोग करेगा और सारा फायदा उठा लेगा। जो फॉलोअर्स है वो तो बाद में आएंगे ना, जी। तब तक जनरलाइज हो जाएगा, तब तक फिर वो आगे चला जाएगा। तो अमेरिका का जो आगे होने का रीजन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। वो बोलता है ये कपड़े और ये सब बांग्लादेश इंडिया बेचते रहे, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, ये सब देखते हैं, हम तो सीधा बेचेंगे F-16, ये गेहूं चावल बेचते हैं, वो सब ब्राजील से लेंगे या खुदरा काम नहीं करते। हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में कौन सा है? आर्म्स इंडस्ट्री, जी सर। वेपन इंडस्ट्री। क्योंकि सबसे पहला कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी। सब चीज के साथ समझौता होगा, सिक्योरिटी के साथ नहीं होता है। बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट, बाकी सब बाद में। प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, उसके साथ कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, कहते थे हम 1000 साल तक घास खा के जिंदा रहेंगे लेकिन ये भारत के खिलाफ हथियार बनाना नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आज भी आर्म्स इंडस्ट्री जो है, जैसे जो डिफेंस सेक्टर में जो भी डील होते हैं वो बहुत हजारों करोड़ के होते हैं बाकी सेक्टर की तुलना में। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बहुत चुन के रखना पड़ता है जी। क्योंकि सबसे मलाईदार अगर मिनिस्ट्री पैसे के रूप में देखा जाए, वहां 1% का भी कमीशन सैकड़ों करोड़ में चला जाता है। तो इसीलिए पहले एक एंटनी, फिर मनोहर पर्रिकर, ये कहीं भी जब नीट एंड क्लीन हो, जिसपे कोई आरोप लगने का चांस ना हो। तो ये जो है ये समझना जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल आर्म्स इंडस्ट्री भी बहुत प्रभावित करते हैं। मेन तो अभी लगता वही है सर, क्योंकि ये नेचुरल है। आप देखें ISIS के पास, तालिबान के पास, नक्सलाइट्स के पास, टेररिस्ट के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन पहुंच कैसे जाते हैं? AK-56, AK-47, वॉर, जर्मन रिवॉल्वर, कहां से? उनकी फैक्ट्री लगी है क्या? तो वेस्टर्न कंट्री से ही आ रही है। बिल्कुल सर। तो ऊपर से तो दिखा रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, लेकिन अंदर से आर्म्स बेच रहे हैं। और सर उसी से पैसे तो सर वही रोटेट हो रहा है। दूसरा बैंक और वही अमेरिका जो है बीच बीच में जानबूझ के उनकी जंग लगती हुई आर्म्स जब होते हैं तो कोई ना कोई बहाना खोज के युद्ध करते हैं और दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये देखिए हमारा बंकर ब्लास्टर, ये देखिए हमारा लेजर बॉम्ब, ये रसिया का देखिए S-400। तभी तो इंडिया पाकिस्तान जैसे खरीदेंगे। जब दोनों किसान लड़ेंगे नहीं तो जमींदार और साहूकार के पास जाएंगे कैसे अपनी जमीन गिरवी रखने? नहीं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडर द गार्ब ऑफ आइडियोलॉजी द टू सुपर पावर्स वर सर्विंग द रेस्पेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ये दोनों महाशक्तियां, आइडियोलॉजी का तो सिर्फ झूठा चादर है, असली बात तो नेशनल इंटरेस्ट है। जी सर। नहीं, नेशनल इंटरेस्ट है, आइडियोलॉजी सिर्फ ऊपर ऊपर कि अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए, लिबरलिज्म के लिए। असली बात तो आर्म्स इंडस्ट्री बेचने के लिए, असली बात तो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाए रखने के लिए, असली बात वो है।
लेकिन चादर किस चीज का है? आइडियोलॉजी। हाँ, आइडियोलॉजी। और कॉन्गो में डेमोक्रेसी नहीं है तो नहीं दिख रहा है, मिडिल ईस्ट में दिख रहा है, वहां तेल है इसलिए। तेल की वजह सोलर एनर्जी जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो नेशनल इंटरेस्ट ही आ गया ना अल्टीमेटली। Yes, sir. खैर, तो ये चीज ये साबित हो गई। Yes. नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म होंगे। सो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ना क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन में कितना टाइम हुआ? 11:30। हम लोग कब से स्टार्ट किए? 9. ठीक है, तो आधा घंटा आप लोग और बैठ गए। हाँ ठीक सर हाँ, 1 घंटा बाकी भी कुछ ले सर मैंने तो हाँ कर दिया कोई बात नहीं, आम सहमति। विचारधारा विचारधारा में एक समान हित भी तो है। तो जो एक भी ग्रुप जो भी होता है, चाहे राष्ट्र हो, चाहे क्लास, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई भी फैमिली, एक तो सभी में ग्रुप है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी है। जो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, ऐसे तो नॉलेज का कोई अंत नहीं है, लेकिन मुद्दा यहाँ नॉलेज बन के स्कॉलर बनना नहीं है, एग्जाम क्रैक करना है नहीं। तो इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं किस तरह के, ये भी जानना जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये करंट से भी जुड़ा रहता है। ये भी हाल में ये बैठक हुई, वो बैठक हुई, तो इसमें क्या डिसीजन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें आती हैं उसमें। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहले आपको तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि जो नेशन क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और उसके बाद स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है, आईआर और आईपी में क्या रिलेशन है, आईआर में और क्या चीजें आ जाती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन भी आ जाती है, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाती है। तो ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों आ जाएगी। आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध, और ये कैसे मॉडर्न है, और एक ब्रीफ में एक आपको समझना पड़ेगा कि ब्रीफ में कि इसका जो बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो कंट्रास्ट नहीं आ पाएगा। जी सर। फिर ये हो जाएगा कि अचानक से लगेगा कि कहीं से पैराशूट से उतर गया ये चलकर, वैसे नहीं लगना चाहिए नहीं। तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इससे पहले क्या था। तो 500 1200 एडी क्या था, मॉडर्न एज या मिडाइवल एज? मिडाइवल एज की फीचर्स क्या थी? फ्यूडल एज। फ्यूडल एज में मध्यस्थ, फ्यूडल लॉर्ड्स कौन थे? राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ। राजा कमजोर, प्रजा त्रस्त, ये है फ्यूडल एज। और जनता की बात, इंसान की बात नहीं, ईश्वर और चर्च की बात। समझ में आया? या फ्यूडल एज क्या था? दिस वाज फ्यूडल लॉर्ड्स, चर्च, नो सेक्युलर पॉलिटी, नो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, नो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, सुपरस्टिशन, इंसान के अंदर हीन भावना भर दी गई कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट आप लोग जानते हैं। Yes, sir. कैथोलिक चर्च में मतलब रिलीजन तो बहुत सी चीजें हैं, उसमें है कि जो आदम और ईव ने जो सिन किया वहां पे, जो गलती की, इसी के लिए गॉड ने उनको पनिशमेंट के रूप में अर्थ पे भेज दिया। तो अर्थ में जो इंसान की जाति रह रही है वो पनिशमेंट भोगने के लिए है, न कि अपने प्रोग्रेस के लिए। तो इससे इंसान के अंदर हीन भावना आएगी कि नहीं? बिल्कुल। और केंद्र बिंदु पे गॉड, न कि इंसान। जबकि मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न का बेसिस 3 है, रैशनैलिटी, तार्किकता, अंधविश्वास नहीं। दूसरा ह्यूमनिज्म, गॉड नहीं, इंसान। तीसरा साइंटिफिक अप्रोच।
तो तीन चीजें हो गई, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक अप्रोच। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? तार्किकता। क्या होती है तार्किकता? तार्किकता मॉडर्न का सबसे बड़ा जो आधार है वो है तार्किकता। पता है व्हाट इज रैशनैलिटी? तार्किकता क्या है? You can think over something. थिंक। बस अच्छा, ओके। तो And implement also. डॉग्स ऑल्सो कैन थिंक But टू they गो टुवर्ड्स मिल्क। तो वो तार्किकता और इस तार्किकता में क्या फर्क है? ह्यूमन रैशनैलिटी की बात करते हैं। जिसकी वैलिडिटी सर एग्जिस्ट करता है सर। वैलिडिटी, वैलिडिटी तो फोन रिचार्ज की भी होती है। implementations are dimensions. वो है तार्किकता जिसकी वैलिडिटी हो। ये आप कहना चाह रहे हैं? जो वैलिडिटी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ रैशनैलिटी, नॉट द इट इटसेल्फ। तार्किक चीजें वैलिड होती हैं, सही बात है, लेकिन तार्किकता वो नहीं है ना। व्हाट इज रैशनैलिटी? रैशनैलिटी क्या होती है? तार्किकता तर्क की कसौटी पे, लॉजिक, रीजनिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किसी काउच का रीजन देना सर? कॉस्ट मैं बता रहा हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि इस काम को करने से नफा ज्यादा होगा या नुकसान। नफा अगर नुकसान पे भारी पड़ रहा है या कॉस्ट काफी कम है और उसका फायदा काफी ज्यादा है, तो यह तार्किक होगा कि वो करे। अगर कॉस्ट ज्यादा है और फायदा कम हो रहा है तो तब उसको ना करें। ह्यूमन रैशनैलिटी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, गणित, नफा नुकसान का गणित। ये चीज करें या ये चीज ना करें, ये चीज करें या वो करें, तो उसमें देखते हैं कि इसमें कॉस्ट क्या लग रहा है। कॉस्ट में नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं, समय का कॉस्ट, एनर्जी का कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये कॉस्ट इन्वॉल्व कितना है और उससे बेनिफिट क्या है। अगर बेनिफिट भारी है कॉस्ट पे तो तार्किकता कहती है वो करें। अगर उस कैलकुलेशन में बेनिफिट हल्की पड़ जाती है कॉस्ट पे तो तार्किकता कहती है वो ना करें। समझ में आया ह्यूमन रैशनैलिटी? Yes sir. और सेकंड क्या है? ह्यूमनिज्म। केंद्र बिंदु पर कौन होगा, इंसान या गॉड? इंसान की लिबर्टी, इंसान की कैपेसिटी, इंसान की क्षमता की बात करें। इहलौकिक वर्ल्ड, परलौकिक वर्ल्ड ने, किसने देखा परलौकिक वर्ल्ड? चर्च और पोप को फोन आया था गॉड से कि आप ब्रोकर बनिए इंसान और हमारे बीच में, और ब्रोकरेज चार्ज लीजिए और कन्फेशन लीजिए कि हमने बड़ी गलती कर दी। कन्फेशन करने आए हैं फादर चर्च, और फिर जाके ये उस समय से रोमन कैथोलिक चर्च में ये सब रैशनैलिटी, ऐसा नहीं एक ही धर्म में, हिंदू धर्म में भी सती प्रथा था, इस्लाम में पर्दा प्रथा, ये वो सब, ट्रिपल तलाक, बहुत हर धर्म में बहुत सी कुरीतियां थी जो अमानवीय थी, अतार्किक थी। इंसान की बलि दे रहे थे, किसी को जिंदा जला दे रहे हैं, बोले सती हो जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा उनको। इंसान की बलि दे रहे वाली काली माता को प्रसन्न कर रहे हैं। सो दैट वाज इनह्यूमन। तो वहां क्रूएलिटी थी, इनह्यूमन एक्ट्स थे, इरैशनैलिटी थी, तार्किकता की कमी थी, मॉडर्निटी नहीं थी। और यहाँ साइंटिफिक अप्रोच आ गया। साइंटिफिक अप्रोच से ही तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल लाइफ में वृद्धि, ये सब हुई। वहाँ भी था लेकिन सर ज्यादा इंक्लाइन था सर। यहाँ लैंड बेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे आधारित, तो पूंजीवाद नहीं आया। यहाँ क्या आ गया? लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ट्रेडिंग कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, 3 स्वरूप। व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। सुना आप लोगों ने? पूंजी क्या होती है? पैसा। कैपिटल हुआ सर जिससे हम फ्यूचर बेनिफिट को सर अर्न कर सकें सर। फ्यूचर बेनिफिट को मतलब वो सर टाइप में नहीं हो सकता है सर। प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये बहुत करीब है। पूंजी को एज ए क्षमता हम लोग कैपेसिटी के तौर पर देख सकते हैं। हाँ, तो वो तो हो गया ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल।
एक हो गया फाइनेंशियल कैपिटल। जी तो पहली बात देखेंगे कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या है। एक्यूमुलेटेड मनी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड मनी, कैपिटल डिवाइडेड इनटू पीसेस बिकम मनी, मनी इज सब्जेक्ट टू एक्सपेंडिचर, कैपिटल इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। धन या पैसे का खर्च होता है, पूंजी का निवेश होता है। जी धन को तोड़ देने पे, टुकड़े टुकड़े कर देने पे, वो पूंजी को तोड़ देने पे, टुकड़े टुकड़े कर देने पे, पीस पीस कर देने पे वो क्या हो जाएगा? मनी। और उसी टुकड़े टुकड़े को जोड़ देने पे क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? पूंजी, कैपिटल। तो कैपिटल बनाने के तीन ही तरीके हैं, या तो व्यापार कीजिए, नहीं, जो चीज जहां ज्यादा होती है वहां से वो ले जाइए, झारखंड से कोल ले जाइए और उत्तर प्रदेश में बेचें तो ज्यादा प्रॉफिट हो, वहां से माल थोक में खरीदें यहाँ बेचें, प्रॉफिट हो। सेकेंड है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, उद्योग बैठा दीजिए, जी किसानों से आलू लीजिए, अंकल जी से बना के बेचिए। तो विच वन विल बी मोर? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कि जो पोटैटो इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट बट अंकल चिप्स इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो कौन महंगा बिकेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन करते हैं, और अब तो टैक्स में मानते ही इस बात को है कि वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स होता है, वैट। चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे सेल्स करें, हर चीज में वैट आती है। तो तीसरा है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कि हमें ट्रेड भी नहीं करना, ना उद्योग बैठाना है, सिर्फ पैसे से पैसा मल्टीप्लाई करना है। तो लोन दीजिए, ब्याज खाइए, जो बैंक करते हैं। बैंक नहीं करते ना बेसिकली, बाकी बहुत सा काम करते हैं, लेकिन बेसिक काम क्या करते हैं? लोन देते हैं 10% पे और लेते हैं कितने? मतलब डिपॉजिट पे कितना देते हैं इंटरेस्ट? 3%, 4%। तो बैंक का यही काम है, फाइनेंशियल काम, लोन दें, ब्याज खाएं। सबसे ज्यादा दुनिया में ब्याज खाने वाला देश कौन? इंडिया। इंडिया। इंडिया का कितना कैपिटल है? फॉरेन कैपिटल का पाकिस्तान। सबसे ज्यादा ब्याज खाने वाला देश कौन है दुनिया में? पहली बात तो कई धर्मों में, हिंदू धर्म में भी, प्राचीन हिंदू धर्म में, इस्लाम में ब्याज खाना या कैथोलिक में भी ब्याज खाना पाप माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज खाने वाला धर्म, सबसे ज्यादा ब्याज कौन खाते हैं? जापान। जापान इज हैविंग लार्जेस्ट इन्वेस्टेबल कैपिटल इन द वर्ल्ड। अमेरिका नहीं, जापान। जापान मतलब खुदरा लोन के लिए दूसरे के पास जाइए, अमेरिका और अमेरिका। हाँ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो, मेट्रो है तो, इसके लिए बड़ा लोन हमें दें, खुदरा लोन नहीं देते। तो कैपिटल बनाने के तीन तरीके, कैपिटलिज्म से ही तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। सुपरस्टिशन खत्म होगा तभी तो साइंटिफिक इन्वेंशन होंगे। बाइबल में तो ये लिखा है, पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ है। जब साइंस का खोज हुआ, कोपरनिकस ने बोला गलत है, तो लोगों ने कहा ये बाइबल का अपमान है। लेकिन सही साबित कौन हुआ? कोपरनिकस। फिर गैलीलियो ने कहा कि देखिए सूरज चक्कर नहीं लगा रहा है हमारी तरफ, हम चक्कर लगा रहे हैं सूरज की तरफ। तो ना सफेद झूठ कह रहे हैं। सुबह सूरज वहां था, दोपहर में सिर के ऊपर था, अब यहाँ आ गया, सामने दिख रहा है। और आप कह रहे हो कि नहीं सूरज चक्कर नहीं लगा रहा, हम चक्कर लगा रहे हैं। लोगों ने मार दिया। बाद में कौन सही निकला? तो ये साइंटिफिक अप्रोच लाने में काफी लंबी संघर्ष हुआ, काफी लड़ाई हुई। इससे बेनिफिट स्टार्ट हुआ तब लोगों ने अपनाना स्टार्ट किया, तब ये विचारधारा का रूप ले लिया। समझ में आया कि पूंजीवाद, उदारवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उद्यमशीलता, इनिशिएटिव, इनोवेशन, डिस्कवरीज, वॉयजेस, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इंसेंटिव सिस्टम, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जरूरी है प्रॉस्पेरिटी के लिए। इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उससे नहीं, उसे तो अंधकार में रह जाएगा। एक राजा की लग्जरी को फाइनेंस करने के लिए जनता टैक्स दे देगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। इतने सारा पैरासाइटिक लोगों को प्रिविलेज, जो कुछ काम नहीं करते हैं और सबसे प्रिविलेज्ड है। चर्च पोप कुछ काम, प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा फ्यूडल लॉर्ड भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और सुपीरियर राइट्स उन्हीं का है।
तो जैसे जैसे वेस्ट का मॉडर्नाइजेशन होगा फ्यूडलिज्म खत्म होगा, और वैसे वैसे उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, तो फिर मिलिट्री इंडस्ट्री को भी उससे फायदा मिलेगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, उससे उनका साम्राज्यवाद सफल होगा। समझ में आया? ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो उसमें नेशनलिज्म की भावना प्रबल होगी, इकट्ठा होकर ऐसा ही कर सकते हैं। मिलिटरिज्म की भावना प्रबल होगी। कैपिटलिज्म बाद में इंपीरियलिज्म हो जाएगा। पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, पहले व्यापारी के तौर पे, फिर देखा ये तो बहुत कमजोर है, इनको गुलामी बना लेते हैं। यहाँ टैक्स दें क्यों, हम टैक्स लेने लगते हैं यहाँ से, यही हुआ ना। Yes, sir. तो इस तरह से this is how the progress was there. But what happened in Europe in 14th century? This started in India in 19th century. अच्छा, सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म सुना है आपने, राजा राम मोहन रॉय? Yes, sir. क्यों कहते हैं सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्यों नहीं कहते सोशल रिफॉर्म्स? सिर्फ ये सामाजिक सुधार करना था, कर देते। ये सामाजिक धार्मिक सुधार क्यों? क्योंकि धार्मिक धर्म में ही तो उस समय डेरिवेटिव्स भरा पड़ा था। ज्यादातर जो सोशल इविल थे उसका जस्टिफिकेशन धर्म ही था। तो सामाजिक सुधारकों को लग गया बिना धर्म छुए सामाजिक सुधार नहीं कर सकते। इसलिए राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये मोनोथेइज्म और सतिक सिस्टम का लीगल एबोलिशन, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज, और दयानंद सरस्वती, विवेकानंद कर्म की बात करना, न कि कर्म कांड की। Yes. कर्म की बात उपनिषद में है या बुद्धिज्म में है या जैनिज्म में है, वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन ब्राह्मणिकल कर्म कांड की बात बाद में है। जी सर। तो ज्यादा विवेकानंद किस पे जोर देंगे, कर्म पे या कर्म कांड पे? कर्म, एक्शन पे। तो इसीलिए यहां भी इसको काउंटर पार्ट आप देख सकते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया, और फर्स्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी जो है वो है लिबरलिज्म कैपिटलिज्म वेस्ट में। इसमें कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि ये सफल हो रहा है, ये लोगों को प्रॉस्पेरस बना रहा है, ये फ्यूडलिज्म के खिलाफ आया, फ्यूडलिज्म को खत्म किया, और इससे लोग प्रॉस्पेरस हुए, वहां के मॉडर्नाइज हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई, कई परंपरागत विचार टूटे, अमानवीय प्रैक्टिसेस खत्म हुई, साइंटिफिक अप्रोच बढ़ा, साइंस का प्रोग्रेस हुआ, जिससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। और जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू एस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जानते हैं क्या होता है? डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। होता है।